सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। ये आज और कल का, यानी कि अगर देखा जाए तो आज और कल का द हिंदू न्यूज एनालिसिस है 12 एंड 13 अप्रैल, राइट। इसमें दिख रहा होगा जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में भी है, जो आज है। और कल न्यूज में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, एडिटोरियल के थ्रू, नहीं तो किसी और चीज के थ्रू। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो स्टैटिक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज के दिन के अगर देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक बहुत बड़ा दिन है ये आज। ठीक है, काम चाट का पेनिनसुला से स्टार्ट करेंगे। रशिया में है ये काम चाट का पेनिनसुला। इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। अनफेस्ड इंडिया टू होल्ड G20 इवेंट इन लेह। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई गेस की 10-15 दिन पहले, कि देखना OIC विल बी इन न्यूज, और वो हुआ। और 20 अप्रैल को देखना G7 न्यूज में होगा, क्योंकि हिरोशिमा में उसकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, याद होगा जिन बच्चों ने पढ़ा है, जापान के आइलैंड्स के नाम है ये। थर्ड इज डेटा प्रोटेक्शन बिल इन मॉनसून सीजन। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमिटीज और सेशंस ऑफ पार्लियामेंट और फिर डेटा प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 2017 के एस पुट्टास्वामी, इनको भी हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सऊदी ईरान डील के रिगार्डिंग है। और जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, बहुत सारी चीजें आई ट्राई टू ऐड फ्रॉम माई सेल्फ, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। एंड विल स्टार्ट द एनालिसिस। चलो, काम चाट का पेनिनसुला अगर देखो तो दिस इज द काम चाट का पेनिनसुला। और इसकी लोकेशन अगर देखोगे तो इधर साइड क्यूरिल आइलैंड है, और क्यूरिल आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन जापान एंड रशिया। ठीक है, और किस सी में है? सी ऑफ ओखोत्सु। ठीक है, और ये रहा जापान सी, और इसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, ऐसे जापान के 4 आइलैंड नेशंस बनते हैं। और इधर काम चाट का पेनिनसुला, और ये बेरिंग सी है, बेरिंग सी। उसके बगल में बेरिंग स्ट्रेट है, जो कि किसको जोड़ता है? बेरिंग स्ट्रेट रशिया को अलास्का से, या फिर अगर आप देखो तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से। तो ये दो चीजें है, आपको बेरिंग स्ट्रेट पे मिल जाएंगे। और ये IST से सबसे पास होने वाली ये चीज जगह दी गई है। तो काम चाट का पेनिनसुला का लोकेशन आई गेस की क्लियर होगा, उसके आसपास की बातें क्लियर होंगी। क्यूरिल आइलैंड क्लियर होगा कि वो जापान और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है। ठीक है, चलिए। A volcano erupted, volcano eruption हुआ है इन द ईस्टर्न कामचाटका पेनिनसुला, स्पीइंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट 20 किलोमीटर्स अबाउट कामचाटका। ये देखना इंपॉर्टेंट है, वोल्केनो एरप्शन हुआ। ठीक है, आपको क्वेश्चन जनरली ये आ सकता है कि वोल्केनो एरप्शन अभी रिसेंटली माय बैड, रशिया के एक पेनिनसुला पे हुआ था, उसका नाम बता दीजिए। तो कामचाटका पेनिनसुला, उसके आसपास की ज्योग्राफी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, लोकेशन इट लाइज इन द फार ईस्टर्न रशिया बिटवीन द सी ऑफ ओखोत्सुक एंड द वेस्ट ऑफ द पैसिफिक, बेरिंग सी ऑन द ईस्ट। ज्यादा कुछ मत देखो, इतना इमेज ही देखोगे, यहाँ से ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा थ्योरी पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए इंसान को, कभी कभार चीजें बाकी इमेजेस से भी याद हो जाती हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड का मोस्ट कंसंट्रेटेड एरिया है जियोथर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड। इट इज अबाउट 1200 किलोमीटर लॉन्ग, नॉर्थ साउथ एंड 480 किलोमीटर अक्रॉस द वाइडेस्ट। ये चीज याद रखने वाली है। क्लैट इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार पूछ देता है मजे लेने के लिए। तो कामचाट का पेनिनसुला अगर देखा जाए तो 1200 किलोमीटर लंबा है और 480 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, तो ये दो पार्ट यहाँ पर देख लेना, बाकी उसमें आगे देखते हैं। एरिया अप्रोक्सीमेटली ये छोड़ सकते हो, अबाउट द साइज ऑफ न्यूजीलैंड, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन वर्ल्ड। ठीक है, न्यूजीलैंड से भी ऊपर। ठीक है, पॉपुलेशन आपको ये मिल जाएगी यहाँ पर, इसको आप छोड़ सकते हो। क्लाइमेट देखिए तो सीवर है, प्रोलॉन्ग है, कोल्ड है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड पे पड़ जाता है। रीजनल कैपिटल देखा जाए तो पेट्रोवालोस्क कामचात्स्की, ये इसका कैपिटल है। क्यूरिल आइलैंड, इट इज अ डिस्प्यूटेड आइलैंड बिटवीन जापान एंड रशिया, जो मैंने आपको बता दिया। और जिनको नहीं पता जापान के और 5 आइलैंड के नाम, वो यहाँ पर ध्यान से देख लो, एक बार में याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलोगे वैसे ही याद हो जाएगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु। ठीक है, और यहीं पर आपका डिस्प्यूट अराइज होता है क्यूरिल का। क्यूरिल आइलैंड का डिस्प्यूट यहीं पर होता है, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन रशिया एंड जापान। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यूनिफाइड अनफेस्ड इंडिया टू होल्ड द G20 इवेंट इन लेह। ये यूथ 20 इवेंट लेह में हो रहा है। तो इसमें जाने से पहले आई वांट कि एक बार G20 आपका रिवाइज करा दें। आई होप कि पढ़ तो सभी ने लिया होगा, बट एक ओवरव्यू देने की जरूर कोशिश करेंगे। ये 20 मेंबर्स का ग्रुप है, 19+1 में डिवाइड होता है। दिस वन इज द यूरोपियन यूनियन,
यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 मेंबर थे, एक माइनस हो जाता है, डेट इज ब्रिटेन। और ब्रिटेन कब गया? 2019 में गया साहब। तो 2019 में ब्रिटेन की एग्जिट हुई, इसमें बचा 27, तो 19 और 27 हो गया आपको 46। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो 20 यूरो नेशन है इसमें, और रिसेंटली एक यूरो नेशन ने नेटो ज्वाइन किया है और उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में अगर देखो तो फिनलैंड इज द 31st नेटो मेंबर। फिनलैंड इज द 31st नेटो मेंबर बना। G20 पे वापस आ जाए तो G20 का अभी का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था, लास्ट ईयर इंडोनेशिया के पास था। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर किसके पास होगी? ब्राजील के पास, और उसके बाद किसके पास होगी? साउथ अफ्रीका के पास। ये जो चीज चलती है इसे हम कहते हैं ट्रोइका, ट्रोइका सिस्टम। ट्रोइका क्या होता है? यहाँ पर 3 जो मेंबर नेशंस है वो मिलके काम करती हैं। और G20 फाउंड कब हुआ था? 1999 में। इसकी रेगुलर मीटिंग 2008 वॉशिंगटन के बाद से होना शुरू हो गई। और एक लास्ट चीज जो आपको G20 में याद रखनी है, डेट इज G20 का जो हेड होते हैं उसको हम कहते हैं शेरपा, और अभी करंट शेरपा है हमारे अमिताभ कांत। बस इतनी बातें याद रखो। एक कहीं ना कहीं नेटो भी देख लिया जो कि 1949 में फाउंड हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, और इनके हेड हैं जीन्स स्टॉलेनबर्ग। ठीक है, तो ये 2-3 बातें याद रखो कि चीजें डाइल्यूट होती चली जाएंगी, एक जगह बढ़ेगा नहीं चीज। ठीक है, तो G20 देख लिया हम लोगों ने। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है चाइना को कि हम लद्दाख में ये होल्ड करेंगे। लद्दाख में क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि लद्दाख चाइना के हिसाब से डिस्प्यूटेड एरिया है, और इसी में ये यूथ 20 समिट जो लेह में हो रही है उसमें प्रॉब्लम है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं आएगा तो क्या ओआईसी के मेंबर्स क्या करेंगे? पाकिस्तान ओआईसी का एक बड़ा प्यारा मेंबर है क्योंकि वो न्यूक्लियर नेशन है ओआईसी का। ओआईसी इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और इसमें दो ग्रुप्स पढ़ने होंगे हमें, एक ओआईसी और एक ओपेक। ओपेक के अंदर ओपेक प्लस भी पढ़ेंगे, तो घबराना नहीं है, चीजों को शांति से सुनते हो, याद हो जाएगा। ठीक है, जेरूसलेम में एक मॉस्क था, अल अस्का मॉस्क, अल अश्का, ये थी आपको जेरूसलेम में। 1960s में यहाँ पर एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, उसके बाद ओआईसी बना था। अलास्का मॉस्क माना जाता है कि बहुत पवित्र जगह है मक्का के बाद। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बना 1969 में, फर्स्ट चार्टर 1972, टोटल मेंबर 57, फाउंडिंग मेंबर 30, और ये इसके की बॉडीज है जिसमें काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, सेंट्रल सेक्रेटरीट, इस्लामिक समिट और अल कार्ड्स कमिट होते हैं, कमिटीज होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। Established in 1969, रबात मोरक्को में। क्रिमिनल आर्सन ऑफ अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलम, अभी जस्ट बताया है, रबात मोरक्को में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरेबिया में। ठीक है, आगे देखें तो आपको डेटा प्रोटेक्शन बिल इसमें आया है। डेटा प्रोटेक्शन बिल तो देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द डेटा प्रोटेक्शन बिल इज। बट अच्छा चलिए, सऊदी अरेबिया में देखेंगे अपन ओपेक और ओपेक प्लस, बट उससे पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल देखते हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल की जब बात आती है तो 2-3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, यह भी टेबल ही होने वाला है। और ये कैसा डेटा है? पर्सनल। इसके ऊपर एक कमिटी बनी थी, दैट इज द BN श्री कृष्ण कमिटी। BN श्री कृष्णा की कमिटी बनी थी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अब BN श्री कृष्णा की जब कमिटी बनी तो इसमें एक चीज और है, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, दैट वाज द KS पुट्टास्वामी, KS पुट्टास्वामी थ्रू आर्टिकल 21। उसमें इन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो चलो ये बेसिक चीजें हो गई, इसके बाद अपन को मेन न्यूज पे एंटर करना है। ठीक है, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इंडिविजुअल प्राइवेसी ऑनलाइन इसको रोकने की कोशिश करेंगे, डेटा फिड्यूशरी वगैरह पे काम करेंगे। ठीक है, या उसमें बात करें तो ये टेबल किया गया है सेशन ऑफ पार्लियामेंट की, बजट सेशन में किया जाएगा। तो 3 सेशन होते हैं एक साल में पार्लियामेंट में, और आर्टिकल 85 बोलता है कि पार्लियामेंट के सेशंस को समन करने की बात होती है। पावर टू कन्वीन सेशन ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट, डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स इस पे लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेशन है। बजट ये अभी जो चल रहा है फेब से में, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर, विंटर सेशन इज नवंबर टू दिसंबर। मंथ से याद कर लेना,
कभी कभार मैच द फॉलोइंग में पूछ दिया जाता है कि कौन सा किस मंथ में क्या सेशन चलता है, ठीक है। न्यू बिल अगर पास होता है तो वो पुराने किस बिल को रिप्लेस करेगा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन रूल्स 2021। यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स व्हिच इज नोटिफाइड इन 2021। सुप्रीम कोर्ट की बात कर दी गई, फंडामेंटल राइट केएस पुट्टास्वामी का केस अभी जस्ट बताया है, तो आई डोंट थिंक इट नीड्स दैट मच काइंड ऑफ डिस्कशन। पार्लियामेंट्री कमिटी हाउस बनाता है, नॉमिनेट करता है स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन राज्यसभा में। वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर चेयरमैन और प्रेजेंट्स इज रिपोर्ट टू द हाउस और द स्पीकर। इसका एक सेक्रेटरिएट होता है जो कि लोकसभा राज्यसभा से प्रोवाइड किया जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरह की होती है, एक स्टैंडिंग और एक एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है और एडहॉक कमिटीज आर टेम्पररी बेसिस पे होती है, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी कमिटीज में बहुत सारे नंबर, यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट। नाउ सऊदी अरेबिया क्वेस्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक, ये चाइना के और ये ईरान के हैं। तो ये देखा गया है कि सऊदी जो है वो कहीं ना कहीं एक यूएस के ऊपर ना डिपेंडेंट होकर वो रशिया के पास भी जा रहा है, वो चाइना के पास भी जा रहा है, वो यूएस के पास भी जा रहा है। तो ये क्या दर्शा है सऊदी का, ये देखना जरूरी है हमें। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डायनामिक्स इन वेस्ट एशिया, कि वेस्ट एशिया से कनेक्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो देखते हैं, अगर देखो तो सऊदी ये पहला पोर्शन है, ये सीरिया, ये ईरान, ठीक है। सऊदी ईरान के बीच डील करवाई थी चाइना ने। सऊदी अरेबिया एग्री टू एस्टैब्लिश ट्रेड टॉक्स मेडिएटेड बाय चाइना, ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। सीरिया की बात की, सऊदी अरेबिया इज होल्डिंग टॉक्स विद द सीरिया अंडर द रशियन मीडिएशन, और सीरिया से रशियन मीडिएशन के पास। अगर ज्योग्राफिकली देखो तो ईरान इधर से चाइना निकल जाओगे और इधर से टर्की से ऊपर ब्लैक सी होते हुए रशिया निकल जाओगे। ऐसे याद कर सकते हैं सऊदी, ईरान एंड सीरिया, ठीक है। और ओमान के साथ सऊदी ओमान डेलीगेशन इज इन येमेन टू होल्ड टॉक्स विद ईरान बेस्ड हौती रिबल्स सैकिंग द परमानेंट सीज फायर। मतलब सऊदी शांति बैठाना चाह रहा है अपने हर तरीके से। और सऊदी इज अ ग्रुप ऑफ ओपेक, ठीक है। और सऊदी देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं ओआईसी से भी रिलेट करता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया देखा जाए तो रशिया के साथ रिफ्यूज टू ज्वाइन सैंक्शन, सपोर्टेड ओपेक प्लस ऑयल प्रोडक्शन कट्स। यूएस के साथ भी और चाइना के साथ भी इनके संबंध चल रहे हैं। ये ईरान से देखा जाए, अच्छा इसमें ये चीज तो आई गेस की पता ही होगी, अगर ज्योग्राफी थोड़ा सा देखें तो ये वाला जो है इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान, और इस वाले पोर्शन को कहते हैं पर्शियन गल्फ, ठीक है। इधर से जाएंगे तो यहाँ पे आता है बैब अल मंडेल, ये ऑरेंज से और रेड पे लिखा है, इट इज नॉट विजिबल, ओके ओके नो इश्यूज, आई विल जस्ट लुक अपॉन इट। ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है वो है बैब अल मंडेल, ठीक है। ये बैब अल मंडेल है, और जो आपका नीचे वाला पोर्शन है ये इधर से जो एंटर करोगे तो ये आपको आता है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन जिसे बोलते हो एडन की खाड़ी। ये जो पोर्शन है वो है रेड सी, ठीक है। ये है सिनाई पेनिनसुला, और ये वाला जो सी है उसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। और यहां से एक रिवर भी निकलती है जिसका नाम है नाइल रिवर। बहुत सारी चीजें हो गई, नाइल रिवर भी देख लिया, सिनाई पेनिनसुला भी देख लिया, मेडिटेरेनियन सी देख लिया, गल्फ ऑफ एडन देख लिया, बैब अल मंडेल देख लिया, ठीक है। और यहाँ से कौन सा कैनल जाता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलो पैनामा कैनाल मत बताना, सुएज कैनाल इज द राइट आंसर, ठीक है। सुएज कैनाल, जब नीचे से जाओगे तो सुएज का पोर्ट आएगा, ऊपर से आओगे तो सैयद का पोर्ट आएगा। तो ये दोनों चीजें हैं जो ज्योग्राफी के आई थॉट की इंपॉर्टेंट है, और इसकी ज्योग्राफी में बहुत कुछ है बॉस, तो डेट्स व्हाई आई ट्राई टू लोकेट इट। ज्यादा कुछ लोकेट नहीं हुआ है अभी भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक नवा आपको जो मिल गया सुएज कैनाल। ये 10 चीज आपको, 9 से 10 चीज इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी ज्योग्राफी की अगर बात करें तो, ठीक है। चलो अगर इसमें गलती से खोल दो ना ये अफ्रीका, अफ्रीका का जो ये वाला रीजन है वो निकल जाता है आपको अफ्रीकन पेनिनसुला, जिसमें सीड कंट्रीज है, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। तो ये ज्योग्राफी भी पार्ट है इसका। डी अमेरिकानाइजेशन क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डी अमेरिकानाइजेशन नहीं कर रहा है। ओपेक की बात करें, ओपेक का मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि 1960s में स्टैब्लिश हुआ था, 1960 में, ठीक है। 13 मेंबर नेशन है इसके। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, इनिशियली जिनेवा में था, उसको शिफ्ट किया गया 1965 में। कतर ने अपनी मेंबरशिप 2019 में टर्मिनेट कर दी, जिसने आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप। इक्वाडोर ने अपनी सस्पेंड करता है फिर इफेक्टिव हो जाती है 2020 से। इसके टोटल मेंबर 13 है।
ठीक है। अब ओपेक प्लस, अपार्ट फ्रॉम जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं हम ओपेक प्लस, जैसे रशिया लार्जेस्ट है इसमें। नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल आर नोन एज ओपेक प्लस। ये 2016 में बना, S23 है इसमें, यानी 23, 13 प्लस 10, 13 ओपेक और 10 बाकी। ओपेक प्लस की कंट्रीज ये रही आपके पास, इसमें नाम लिखा हुआ सारा, इसमें रशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ये देखो ये रहा रशिया, ये नॉन ओपेक कंट्रीज है। ठीक है, आगे आते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो जलियांवाला बाग मैसेकर इज अ सैड स्टोरी एंड सैड इंसिडेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, जिसमें बहुत लोगों ने जान गंवाई, तब जाके आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हम बात कर पा रहे हैं इस बारे में। तो वी मस्ट बी थैंकफुल टू आवर फ्रीडम फाइटर्स। इट वाज नॉट लाइक कि जिन फ्रीडम फाइटर्स का नाम आप मॉडर्न हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हैं, केवल वो नहीं, ये लोग भी थे जिन्होंने हमारे और आपके इंडिपेंडेंस के लिए अपनी जान दी थी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर समझने के लिए आपको थोड़ा सा गांधी जी को भी देखना पड़ेगा। जलियांवाला बाग, इसके लिए माफी भी मांगी लेकिन माफी काफी नहीं है इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919। उस टाइम दिन था बैसाखी की, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हिस्ट्री की बात करोगे तो, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो, ठीक है, गांधी जी इंडिया आ चुके थे और रॉलेट एक्ट भी इंडिया आ चुका था। रॉलेट एक्ट क्या था ये देखो, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट इंडिया जो आया, इसमें जस्टिस रॉलेट की कमेटी ने रिकमेंड किया था रॉलेट एक्ट। एक्चुअली क्या हुआ था, 1914-15 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गया था, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ था 1914 में। उसी टाइम पे गदर पार्टी थी एक, लाला हरदयाल की गदर पार्टी। गदर पार्टी इंग्लैंड में बनी थी, इसने इंडिया में एक रिवॉल्ट किया, और जिसको कहा जाता है इसमें, इस रिवॉल्ट में बहुत अच्छे चांसेस थे कि बहुत ज्यादा मात्रा में रिवॉल्ट 1857 रिपीट हो सकता था, बट इसको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 से दबा दिया गया। 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, अंदर सब लिखा है, डिफेंस इंडिया एक्ट 1915 से इसके रिवॉल्ट को दबाया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चीज देख चुकी थी कि भाई अगर कंट्रोल नहीं किया तो गए भाई साहब। तो इन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट लेके आए, जस्टिस रॉलेट ने रिकमेंडेशन में एक रॉलेट एक्ट आया। इस एक्ट को गांधी जी ने ब्लैक एक्ट भी कहा था, गांधी जी ने ब्लैक एक्ट कहा था इसे। ठीक है, रॉलेट एक्ट जब आया तो गांधी जी 3 जगह अपना मतलब स्टार्ट कर चुके थे इंडिया में, सत्याग्रह, सीडीएम एंड नॉन वायलेंस। और ये कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह बाय गांधी जी, और ये जो फर्स्ट सत्याग्रह थी रॉलेट एक्ट की गांधी जी के थ्रू, इट वाज द फर्स्ट मास सत्याग्रह। ठीक है, मास लेवल पे पहली बार हुआ था, तो पहली बार कर चुके थे ये। अगर आप बात करो तो चंपारण में इन्होंने सीडीएम किया, फिर उसके बाद अहमदाबाद गए, खेड़ा मिल वर्कर्स। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो देखने को मिली थी जहां पर सत्याग्रह भी हुआ और सीडीएम भी देखा गया, बट वो लोकल लेवल पे था। बट हाँ, ये जब बात आती है मास लेवल की, तो पहली बार सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के टाइम पे हुआ। रॉलेट एक्ट बेसिकली आपको ये बोलता था कि आपको डिटेन कर लिया जाएगा विदाउट ट्रायल 2 साल के लिए, विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, इस एक्ट ने कहा कि 3 जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट इस पर डिसीजन देगी। इसमें एक और बात कह दी गई, नो अपील, कोई अपील लाई नहीं होगा इसके अगेंस्ट। प्लस इवन आपके पास अगर सेडिशियस कुछ भी मिला, न्यूज़पेपर भी मिला, तो वो एविडेंस होगा। लास्ट बात ये बताई गई कि जो एविडेंस एक्ट में चीजें नहीं है, अगर वो भी मिल जाती हैं, फिर भी मान लेंगे कि डेट इज एविडेंस। तो ये था रॉलेट एक्ट की कड़वी सच्चाई, जिसपे गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और 13 अप्रैल पंजाब से 2 लोग थे जो बहुत इसमें एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे, और एक तो डॉक्टर सैफुद्दीन एंड किचलू, ये 2 लोग थे जो अपना इस पे ऊपर ज्यादा एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे। अगर आप देखो तो इसमें मेंशन भी है उनका नाम, ये तो जलियान म्यूजियम से रिलेटेड है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों बहुत ज्यादा एक्टिवली रोल
प्ले कर रहे थे पंजाब से, ठीक है। तो इनका नाम यहाँ लिखते हैं, एक तो सत्यपाल साहब और एक किचलू साहब, ठीक है। अगर स्पेलिंग एरर होगी तो प्लीज माफ कर देना। इन दोनों को धोखे से अरेस्ट किया गया, इनको अरेस्ट किया गया, और इनके ही अरेस्ट के पोजीशन कह लो या फिर ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट कह लो, और पूरे इसमें पंजाब में जनरल डायर, ठीक है, उस टाइम पे पंजाब का गवर्नर था डायर, ठीक है, और ओवरऑल गवर्नर था डायर। ये बहुत डिफरेंस। उधम सिंह ने इसे मारा था डायर को, उधम सिंह। ये नाम भी याद ही रखना, उधम सिंह। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, विकी कौशल की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो ये अरेस्ट किया गया, 144 लगा दिया गया था। तो 13 तारीख को बैसाखी थी, तो लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने इसने ऑर्डर दिया और इसने गोलियां चलवा दी। मारना डायर को था, मर डर गया, जो उधम सिंह ने मारा था, बट हाँ कोई तो मारा जरूरी था, तो उसने वो ब्लॉक कर दिया एंड ही फायर्ड इमेंसली। तो उसके बाद कहा जाता है, ऐसा ब्रिटिश डेटा है कि 389 और 370 लोगों की मौत हुई थी, बट इट वाज थाउजेंड ऑफ पीपल्स हु डाइड ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट, ठीक है। अब इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो 1951 में सबसे पहली बार तो मेमोरियल बनाया गया। अगर इसको ध्यान से देखो तो 1951 में एक जलियांवाला बाग मेमोरियल बनाया गया। 2019 में जलियान म्यूजियम बनाया गया है। फिर उसके बाद इसका ओरिजिनल नेम, जो रॉलेट एक्ट का अगर ओरिजिनल नेम देखो, जो यहाँ पर लिख रखा है कि रॉलेट एक्ट आया था, तो रॉलेट एक्ट का ओरिजिनल नेम कुछ और ही था, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट गांधी जी ने कहा था। फिर गांधी जी इनिशिएटेड सत्याग्रह। फिर उसके बाद डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चू एंड सत्यपाल इसके लिए थे इसमें, कि भाई ये मतलब दोनों काफी एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे पंजाब में। फिर उसके बाद रेजिनल डायर, ये देख लो, ये ओवरऑल गवर्नर यही था, रेजिनल डायर, और पंजाब अमृतसर से गवर्नर था आपको डॉयर। तो उन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। लेटर गवर्नमेंट ने इनको बचाने की ही कोशिश की और एक एक्ट लेके आए, इंडेमनिटी बिल। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंडेमनिटी बिल, जिसे लोगों ने कहा कि इट इज अ व्हाइट वॉश, जिसमें कहा गया कि इस एक्ट में अगर कोई भी लोग शामिल हो तो उसको हम कसूरवार नहीं मानेंगे। लेकिन बाद में हंटर कमीशन बनता है और जलियांवाला बाग के लिए जो कमीशन थी उसका नाम याद रखना, हंटर कमीशन। प्लस जलियांवाला बाग के बाद गांधी 2 अवार्ड्स भी वापस कर दिए गए थे। आई वांट टू इरेट दैट थिंग। इस वाले को हटाते हैं अभी। तो गांधी जी ने अवार्ड वापस किया था, इनको कैसर हिंद का मेडल मिला था, मेडल था ये कैसर हिंद, और इन्होंने जीता, इनको दिया गया था ये बोर वॉर के टाइम पे, साउथ अफ्रीका बोर वॉर। 2 बोर वॉर्स हुए थे, एक 1881 में हुआ था और एक 1899 से 1902 तक, ये 2 बोर वॉर्स हुए थे। तो दूसरा बोर वॉर्स था, उसमें इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस और नेटाल एम्बुलेंस से रिलेटेड काम किया था, तो कैसर हिंद का टाइटल मिला था। प्लस रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का टाइटल, नाइटहुड रविन्द्रनाथ टैगोर का जो टाइटल उनके पास था उसको वापस कर दिया इसी इंसिडेंट के बाद, जलियांवाला बाग के बाद। तो ये 2 बातें याद रखना, ये जलियांवाला बाग, रेस्ट आपके लिए क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नाउ ये 2 आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लेना। नाउ यूथ 20 समिट इज इन द ले, कुछ नहीं है इसमें। हमें 10 पॉलिटिकल पार्टीज, उसका 2011 से 21 विच स्टेट टॉप द लिस्ट फॉर मेंबर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, बताना कर्नाटक है कि कौन सा है। कंट्रीज द ईरान ओनली स्टेट अलाइन द वेस्ट एशिया, अभी के टाइम पे कौन है, कतर, सीरिया, टर्की, यमन, कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ईरान ओनली। अगर वेस्ट एशिया की बात करो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो वेस्ट में कौन है ईरान के, टर्की है, कतर है, सीरिया है या यमन है। ओमन यमन हटा दो, वैसे भी सीरिया आ जाएगा, कतर वैसे ही बीच में, टर्की ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन। और अगर कोई डाउट हो आपका तो प्लीज मेंशन करो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।